हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यानी कि जो लिंग निर्धारण टॉपिक दिया हुआ है उसके पहले जितने भी पॉइंट्स और प्रश्न हैं उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, जो कि फ्रेंड्स चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियोस को देख लें, फिर वहाँ से आगे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में, जो कि मनुष्य में है। फ्रेंड्स, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फिगर दिया गया है, उसके माध्यम से समझाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नर है और ये मादा है। नर में जो फ्रेंड्स युग्मक होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। दो तरह के यहाँ पे युग्मक यानी कि गैमेट मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो मादा में युग्मक बनते हैं, यक्स यक्स टाइप का गैमेट होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, युग्मक के रूप में यहाँ शुक्राणु पाए जाते हैं नर में, और मादा में जो है युग्मक के रूप में अंड यानी कि एग पाया जाता है, जो कि अचल होता है यानी कि स्थिर रहता है। और निषेचन के लिए यहाँ जो शुक्राणु है उसको यहाँ पे अंड के पास आकर यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए दो स्थिति उत्पन्न होता है निषेचन। या तो देखिए मादा के पास तो हमेशा यक्स है, जब भी गैमेट मिलेगा मादा से तो यक्स गैमेट ही मिलेगा। लिंग निर्धारण में सबसे बड़ा फैक्टर होता है नर। यहाँ से या तो यक्स गैमेट आके फ्यूज होगा मादा में, या तो बाई गैमेट। देखिए यहाँ तो एक्स आना ही आना है, और यहाँ से या तो एक्स मिलेगा और यहाँ से या तो बाई मिलेगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे नर से एक्स युग्मक आया और मादा का तो एक्स युग्मक रहा ही, तो संतति जो उत्पन्न होगा एक्स एक्स यानी कि मादा उत्पन्न होगा। और अगर यहाँ से युग्मक बाई आकर मिलेगा अंड से, और यहाँ तो और यहाँ तो यक्स पहले से है, तो बाई और यक्स जब मिलेगा तो यहाँ पे नर संतति उत्पन्न होगा। फिगर जो है मानव में लिंग निर्धारण, यहाँ पे ये इसी से संतति जो है किस प्रकार मादा और नर उत्पन्न होता है डायग्राम से यहाँ पे दिखाया गया है। आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग युक्तियां अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसीलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे यानी कि युग्मक के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घेंघे जैसे कि कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव में सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्मक जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा
पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा यह दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष यानी कि नर में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे बाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में यक्ष तथा पुरुष में यक्ष बाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम यक्ष और बाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? जैसा कि चित्र 9.6 में दर्शाया गया है, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से यक्ष गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से बाई गुणसूत्र वंशानुगत यानी कि प्राप्त हुआ है वह बच्चा जो है लड़का पैदा होगा। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 4 प्रश्न है, जिसमें कि पहला दिया हुआ है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। दूसरा है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तीसरा है, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इसका उत्तर है, मेंडल ने 2 विकल्पी मटर के पौधे को चुने, जैसे कि लंबे, जो कि लंबे मटर के पौधे ही पैदा करते थे, तथा बौने मटर के पौधे जो कि बौने पौधे ही उत्पन्न करते थे। मेंडल ने इन दोनों पौधे का संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन में सभी मटर के पौधे लंबे उगे। इसका अर्थ है कि लंबाई का लक्षण ही F1 पीढ़ी संतति में दिखाई दिया और बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ, मतलब कि वो छिपा रह गया। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण दिए, अर्थात लंबे और बौने पौधे भी दोनों पौधा उगा। जब F1 गुण F1 कराया तो 3:1 में हुआ। इसका अर्थ हुआ कि लंबे पौधे होने का लक्षण प्रभावी और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होता है। इस तरह से हुआ, लंबे पौधे को कैपिटल टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी दोनों का संकरण कराया गया तो सभी पौधे F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे हुए, जिसमें कि यहाँ पे 3:1 के अनुपात में यहाँ पे पौधे प्राप्त हुए, जिसमें कि एक पौधा बौना था और 3 पौधे जो थे वे लंबे थे। यह इंगित करता है कि F1 जो है जनरेशन F1 में पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों के विकल्पी लक्षणों की वंशानुगति हुई। F1 पीढ़ी में लंबाई वाला विकल्प अपने आप को व्यक्त कर पाया क्योंकि वह प्रभावी विकल्प है और बौनापन अप्रभावी विकल्प है, इसलिए वह अपना प्रभाव नहीं दिखाया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने 2 विकल्पों जोड़ों
गोल बीज वाले लंबे पौधे तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले थे। अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण कराने पर 4 प्रकार के पौधे पाए गए, जिसका अनुपात है गोल बीज वाले लंबे पौधे जो 9 है, अनुपात गोल बीज वाले बौने पौधे 3, झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे 3 और झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे 1। F2 पीढ़ी की संतति झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे तथा गोल बीज वाले बौने पौधे नए संयोजित प्रदर्शित करते हैं। इनसे सिद्ध होता है कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं। प्रश्न 3 है, एक रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है, उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा यह सूचना पर्याप्त नहीं है। इसमें माता पिता के इस लक्षण का जीनोम भी देना चाहिए, क्योंकि इस सूचना से यह पता नहीं चलता है कि पिता में इस लक्षण के जो ए जीन है अथवा AO है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि A लक्षण प्रभावी और पिता में AO का जोड़ा होगा एवं माता में OO विकल्प होंगे तथा पुत्री में OO जीन का जोड़ा होगा। ऐसा हम लोग अनुमान से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है हम लोगों को, या फिर जो मेंडल्स लॉ है ये वाला बहुत विस्तार पूर्वक जो है 12th क्लास बायोलॉजी का जो बुक है उसमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम लोग को 10th का ही करना है, इसलिए अभी हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं। आगे डिटेल इसका 12th में हम लोग को मिलेगा। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, जो लिंग निर्धारण होता है वो लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से होता है। आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, X और X यानी कि XX। पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न होते हैं। पुरुष में X और Y यानी कि XY गुणसूत्र पाए जाएंगे। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु Y गुणसूत्र रखते हैं। महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती हैं जिसमें X गुणसूत्र होते हैं, जबकि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो XX युग्मनज लड़की में विकसित होता है, जबकि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो XY युग्मनज यानी कि लड़के में विकसित होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चित्र जो है दिया हुआ है, ये पुरुष है और ये नारी है। यहाँ पे XY गुणसूत्र यहाँ से बराबर मात्रा में उत्पन्न होगा और यहाँ XX गुणसूत्र। निर्भर करता है कि जो X गुणसूत्र है उसको कौन सा शुक्राणु, X शुक्राणु वाला गुणसूत्र, X युग्मक वाला शुक्राणु या Y युग्मक वाला शुक्राणु यहाँ पे जो है X मादा जो है अंड से युग्मित होगा यानी कि निषेचित होगा। अगर जो है फ्रेंड्स X वाला जो है शुक्राणु निषेचित होगा, निषेचन करेगा, अंड से मिलेगा तो XX यानी कि जो संतति होगी मादा उत्पन्न होगी। और यहाँ पे X
युग्मक यानी कि अंड जो है वहाँ पर 22 शुक्राणु से निषेचन होगा, तो XY युग्मक जो कि लड़के में विकसित होगा और वो पुरुष होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का आंसर जाना। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग का पॉइंट आता है जो कि 9.3 है, विकास। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे विकास जो है पॉइंट इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है, हमने देखा कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है जो DNA प्रकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करें। अब आगे दिया है फ्रेंड्स, एक दृष्टांत दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, सोचिए कि 12 लाल भृंगों यानी कि बीटल्स का एक समूह है जो हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि यानी कि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें जो कि चित्र 9.7 में दिखाया गया है, जो इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सके। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक दिखाया गया है फिगर, भृंग दिया हुआ है और यहाँ पे इसको कौवा यहाँ पे खाता है। तो आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक समष्टि में विभिन्नताएं वंशानुगत तथा अन्य, इसमें किस प्रकार वंशानुगत होगा। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विविधता उद्भव हो सका है जिसे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को वंशागत आहरित करता है जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा, हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपनी रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उनमें बहुत कम नीले भृंग हैं, परंतु अधिकतर भृंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिससे यह भृंग रहते थे। इसमें बहुत सारे भृंग मारे जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं। इसकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इनमें अधिकतर भृंग नीले हैं। यह स्वाभाविक है कि दोनों परिस्थितियों में जो दुर्लभ विभिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इनमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे
तथा समष्टि में हरे भृंगों का अनुपात या संख्या बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र एक संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है, जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। अब तीसरी स्थिति को देखिए। इसमें भृंग समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग लग जाते हैं। भृंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती है। परिणामतः भृंग अल्प पोषित रह जाते हैं। भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई है। कुछ वर्षों के बाद इसे दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत, जब पौधे के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बार और हम लोग डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे लाल भृंग की समष्टि थी। यहाँ पे कौवे ने लाल रंग के जितने भृंग थे खा लिए, लेकिन जो हरा था वो बच गए। वो पत्ते के रंग की वजह से बच गए। फिर यहाँ पे जो लाल थे उसको खा लिया कौवे ने, और इस तरह से सिर्फ प्रजनन करके फिर सिर्फ हरे भृंग ही बच पाए। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या दिखाया है। यहाँ पे एक नीला भृंग था जो बच गया, और हाथी के पैर जब यहाँ पड़ता है तो ये सारे भृंग नष्ट हो जाते हैं और नीले रंग की भृंग बचती है, और लास्ट में इनकी संतति बचती है। यहाँ से जो कुछ भृंग बचते हैं, वहाँ पे पौधे में पादप रोग लगने के कारण पत्तियां नहीं मिल पाती है, तो इनका भार में कमी आ जाता है। और फिर कुछ जेनरेशन भृंग का जब जाता है, फिर पत्तियां हरी भरी होती हैं, तो फिर से वापस जो है भृंग के आकार में फिर से वृद्धि होता है, और वह पोषित पत्तियों को खाकर फिर से पहले के आकार में हो जाते हैं। तो आगे है फ्रेंड्स हम लोग का आगे दिया हुआ पॉइंट, उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण। फ्रेंड्स आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों से बनते हैं। यदि बुभुक्षण के कारण भृंगों के शरीर के भार में कमी आती है, तो इसके जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः बुभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भृंग कम भार के हों, तो भी इनके विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इनका मुख्य कारण इनका लक्षण का वंशानुगत न होना है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव, क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसीलिए इसे सदैव जैव विकास नहीं कह सकते हैं। आइए यह जानने के लिए अर्जित अनुभव या लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो उनकी अगली पीढ़ी की संतति की भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहे तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ यानी कि पूंछ विहीन वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है,
क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जनन कोशिका में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो अगला जो उससे चूहा होगा वो पूंछ वाला चूहा उत्पन्न होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में दिया हुआ है। इनका जीवन काल था 1809 से 1882। देखिए, चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण का सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए। वह घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांतों की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीशीज में विभिन्नताएं आती है। उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक न तो एक दूसरे को और न ही उनके कार्य के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु यह एक प्राकृतिक शास्त्री भी थे तथा उनका शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुए की भूमिका के विषय में था। यही कारण है कि आनुवांशिकता एवं वंशानुगति, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, का जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इस क्रियाविधि नहीं खोज सके। वह अवश्य ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे और वो दोनों अपना अलग अलग शोध कर रहे थे, लेकिन वो दोनों का शोध जो था कहीं न कहीं आपस में जो था कोरिलेट था, कहीं न कहीं आपस में सहसंबंधित था। दोनों का संबंध था। देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे से संबंधित था। यह भी आगे दिया हुआ, क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति? तो फ्रेंड्स आइए इसको भी देखते हैं। दिया हुआ है, डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोग से हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चला, परंतु दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की परिकल्पना स्टैनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे द्वारा
1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनियम, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली। 1 सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इसमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुआ जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? फ्रेंड्स, इसके बाद है प्रश्न, जो कि 3 प्रश्न है। और इसके बाद जाति उद्भव है, जो कि फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, और भी वीडियो को पाने के लिए या देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।